अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। टेबल टॉक एक ऐसा शो है जिसके अंदर हम अवामी मसाइल पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम कौमी इश्यूज़ को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें सिर्फ हम बहस नहीं करेंगे, हम ये भी कोशिश करेंगे कि अवामी मसाइल का उसका कोई हल निकाला जाए और वो आपके सामने पेश किया जाए। और इसी सिलसिले में आज जो पहला शो है उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक होगा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले से, उसके अफसरान का किरदार और वहाँ पर जो लोग आते हैं क्या उनको वहाँ पे इंसाफ मिलता है या नहीं। इस हवाले से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब, जो कि FIA के साबिक़ ऑफिसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर थे और लाहौर के अंदर जो साइबर क्राइम यूनिट था FIA का उसके यहाँ पे हेड भी रहे। उसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, एनालिस्ट हैं जिनकी क्राइम के ऊपर बड़ी ग्रिप है और उन्होंने ये साइबर क्राइम के हवाले से खासी स्टोरीज़ भी की, खासा काम किया। उनसे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर कानूनदान जनाब अमजद बिस्मिल साहब टेलीफोन लाइन पे होंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि वो एक मुल्ज़म के वकील भी हैं कि इस केस की कानूनी क्या हैसियत है और वो किस डायरेक्शन में केस जा रहा है। शुरू करते हैं हम सज्जाद बाजवा साहब से। बाजवा साहब, एक महकमा बनाया गया ये जिसका नाम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रखा गया, जबकि आप इससे पहले FIA के अंदर यही एक यूनिट बनाया गया था साइबर क्राइम का, जिसके आप लाहौर के अंदर यहाँ पे इंचार्ज भी रहे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक नया महकमा बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई। दूसरा, उस महकमे के बनने के बाद क्या उसकी परफॉर्मेंस ठीक रही या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से भी ख़राब हो गई। क्योंकि हमने देखा कि एक केस जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद उन्हीं अफसरों के ऊपर जिन्होंने वो मुकदमा दर्ज किया उनके ऊपर रिश्वतस्तानी के इल्ज़ामात लगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद और साउथ पंजाब के अंदर वहाँ पे भी जो साइबर क्राइम के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात सामने आए, जिसमें बहुत सारे अफसर गिरफ्तार भी हुए और उनसे रिज़ाइन भी लिए गए। तो इसमें मैं आपसे ही शुरू करता हूं कि सबसे पहले हमें ज़रूर बताइए कि इस महकमे की ज़रूरत क्यों पेश आई। थैंक यू वेरी मच। देखें, इसकी कोई ना तो प्लानिंग थी और ना ही कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी रिसर्च थी जिसकी बेस पे कि FIA से निकाल के इसको नया महकमा बनाना। अगर नया महकमा बनाना था तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा, तो फिर उसका फ़ायदा होगा। ये महकमा जो बना ये बेसिकली साइबर क्राइम के कुछ लोगों ने इसको मैनिपुलेट किया, क्योंकि वो समझते थे कि हम जैसे ही नया अदारा बनेगा और हम इसके इंचार्ज बन जाएंगे। उसके लिए जो पहली कैबिनेट मीटिंग में जो अप्रूवल हुई इसके जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, उसमें यह था कि 1 साल की परफॉर्मेंस देखी जाएगी और उसके बाद जो है नई हायरिंग होगी और जो पुराने लोग हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होगी तो उनको रखेंगे, नहीं तो फारिग कर देंगे। और ये जो ग्रो था ये इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग था कि इन्होंने वो रिवर्स करवा के और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और एक नया पर आर्डर जारी हुआ जिसके तहत ये नए का सारा जो लोग भी साइबर क्राइम में उस काम कर रहे थे, यानी FIA साइबर क्राइम का विंग का हिस्सा थे, वो एज इट इज़ ही वो सारे के सारे नेशनल एक जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम FIA के जो ऑफिसर पुराने थे या मुलाजम थे उन्हीं को इधर शिफ्ट किया गया सबको। एग्जैक्टली, जो साइबर क्राइम में टेक्निकल या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, वो टेक्निकल थे या नॉन टेक्निकल थे या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, वो सारे के सारे एज इट इज साइबर क्राइम विंग जो था वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गई। अच्छा, उसके बाद जब ये नया अदारा बना तो देखें, आप सबसे पहले देखते हैं कि जी हम अब कोई भी यानी गवर्नमेंट का काम मैं इसको कहूँगा कि जब आप देखें कि एक नया अदारा बना रहे हैं तो आपके पास पहले भी लोगों की रेपुटेशन है, पता है, ये कोई नए नहीं है। मुझे तो तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मेरी पहली पोस्टिंग 2015-16 में हुई साइबर क्राइम में एज ए इंचार्ज लाहौर साइबर क्राइम, और उस वक्त पंजाब को सिर्फ लाहौर ही देख रहा था। तो ये मुझे तो 1 हफ्ते में पता लग गया कि साइबर क्राइम के अंदर जो ये माफिया अब अनर्थ हुआ है। बाजवा साहब, मुझे याद है आपने इन जो करप्ट मुलाजमीन या ऑफिसर्स है उनके हवाले से हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखा था और कुछ लोगों की ट्रांसफर भी हुई थी उस वक्त। जी, लेटर लिखा था लेकिन ट्रांसफ़र किसी और की नहीं हुई थी, ट्रांसफ़र मेरी ही हुई थी। और उसका रिजल्ट ये था कि मैंने जब बताया DG को, डायरेक्टर को,
और सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद अल्टीमेटली ये हुआ कि मुझे ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। और मेरी को पहले नहीं हुई, मेरी लाहौर साइबर क्राइम इंचार्ज पे हुई, फिर एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम पंजाब था तब हुई, रावलपिंडी से हुई, और ये मेरा सिलसिला चलता रहा। लेकिन मैं देखिए, इंडिविजुअल करप्शन जो है ना वो मैटर तो करती है, लेकिन इतना नहीं करती जितनी एक ऑर्गेनाइज जो क्राइम है, ऑर्गेनाइज करप्शन है, कि एक पूरे का महकमे में एक पूरा एक ऑर्गेनाइज ग्रोह हो जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करे। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मेरे साथ यहाँ पे नईम मुस्तफ़ा साहब मौजूद है। नईम मुस्तफ़ा साहब ने जो हालिया सादुर रहमान और डक्की भाई और दीगर अफराद के खिलाफ जो मुकदमात थे उनके ऊपर खासा इन्होंने काम किया, स्टोरीज़ की। नईम साहब आप बताइए कि ये साइबर क्राइम, आप FIA को डील करते रहे हैं, साइबर क्राइम के अंदर ये सारे जो मुकदमात थे, क्या आप समझते हैं कि वो इन लोगों के खिलाफ दुरुस्त मुकदमा दर्ज किए गए थे? दूसरा ये है कि जिन अफसरों के ऊपर ये करप्शन साबित हुई वो किस किस तरह ये करप्शन में मुलव्वस थे, इन्होंने किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए की करप्शन की? तो साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ शुक्रिया 89 चैनल की इंतज़ामिया को, आपके वर्कर्स को, आपके साथियों को, और इस प्रोग्राम की वसातत से ये जो नई जुहत आपने की है कि हम डिबेट नहीं करेंगे, हम हल पेश किया करेंगे, ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है। इस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। दूसरी बात यह है कि डक्की भाई का जब केस हुआ था, जब उनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करके लाया गया, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि डक्की भाई का केस जो है वो इस समत में जा रहा है कि इस मुकदमे की कोख से कई नए मुकदमात जन्म लेंगे। वजह उसकी क्या थी? मैं उस वक्त फोर्स ये कर रहा था कि जिस दिन उनको लाया गया उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर सोफ़ों पे 16 व्लॉगर्स और रिपोर्टर्स बैठे थे मुख्तलिफ चैनल्स के, और मैंने उस के मातहत अफसर के मातहत से पूछा कि ये कौन लोग हैं? कहता है ये साहब का इंटरव्यू करने आए हैं। मैंने कहा ये इंटरव्यू सारा आज ही करेंगे? कहता नहीं जी, इस तरह की एक फहरिस्त 9 रोज़ तक की है कि 9 रोज़ तक कंसेक्टिव 15-16 लोगों को बुलाया जा रहा है और वो इंटरव्यू देंगे। तो मैंने उनसे कहा जी कि ये डक्की भाई इतने पॉपुलर हैं या आपके साहब इतने पॉपुलर हैं? वो कहता सर मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा था कि जिस समत ये जा रहे हैं उससे लगता ये है कि ये किसी ना किसी और मिशन पे हैं। और मिशन फिर ये था कि उसके 3 रोज़ बाद एक मुतालबा पेश कर दिया गया कि हमारे इख्तियारात कम हैं, हम जो जिस मुल्ज़िम को पकड़ते हैं उसके अकाउंट्स तक रसाई, असासे जो उसके हैं उस तक रसाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा दूसरा इख्तियार ये है कि हम न सिर्फ रसाई रखें, उसको मुंजमद करवा सकें, अकाउंट फ्रीज हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है जी, 2 इख्तियार बढ़ गए। तीसरा इख्तियार ये था कि जो बैरून मुल्क असासे बहुत हैं इन लोगों के, ये यूट्यूबर्स हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जब इनको 4 नए इख्तियारात मिले, 5 मिले, बल्कि एक और भी इख्तियार था, 5 नए इख्तियारात मिले, तो चौधरी साहब उसके बाद जो है इन्होंने 17 नोटिस जारी किए। 17 नोटिस जब जारी होते हैं तो उसमें से मुझे करप्शन की स्मेल आई, और मैंने ये इसीलिए इसी बुनियाद पे, आपने वो प्रोग्राम देखा होगा मेरा, मैंने ये कहा था कि मुझे लग रहा है कि नए मुकदमात जन्म लेंगे, और जिस डगर पे ये चल निकले हैं, और मैंने ये कहा था कि गोवा नहीं पे वहाँ के निकाले हुए तो हैं। इन्होंने कहा ना, भाजपा ने तस्दीक की इस बात की कि सारे FIA में थे, उनमें से 9 अफराद के मैंने नाम ऐसे हैं जिन पे 8 इंक्वायरीज ज़ेर समात थी, अभी तकमील नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई, और वो इंक्वायरी थी। फिर मैंने जब इसमें मज़ीद तहकीक की तो पता ये लगा कि डक्की भाई के अहले खाना, यानी उनकी मिसिस बड़ी ख़ानदान की हैं, रूप जुतोई जो हैं, उनके वालदैन, उनके बहन भाई, फिर उनके अकरबा, फिर उनके दोस्त, फिर उनके वकला के ज़रिए राब्ते। जब सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे ये यकीन हो गया कि अब जो मेरा पहले मफरूज़ा था, ख्याल था, शक था, वो यकीन में बदल गया कि जी अब इसमें कुछ ना कुछ जो है वो पर्दादारी है। उस पर्दादारी के नतीजे में जो सब ये हुआ कि जो सिर्फ UAE के 3 बैंकों से रकूम निकलवाई गई वो डॉलर्स में कोई 66 लाख, यानी तकरीबन कोई 60 करोड़ से ज़ायद, 60 करोड़ से जायद रकम ऐसी थी जिन तक इनकी रसाई हो गई, अकाउंट्स मुंजमद हो गए। नहीं, वो पाकिस्तान में अकाउंट थे या गैर मुल्की? मैं पाकिस्तान का अकाउंट तो इन्होंने ख़त्म कर दिए, बेड़ा गर्क हो गया ना। और उन अकाउंट्स तक रसाई इनको कैसे मिली? वही तो कानून में तब्दीली की गई। ये बाजवा साहब इस बारे में बताएंगे, ये अंदरूनी मामलात हैं कि जी उनको ये इख्तियार दे दिया NCC। अच्छा, मैं इसी पे बाजवा साहब की तरफ आता हूँ। बाजवा साहब, कैसे इनको रसाई मिली? बैनुल-अक़वामी जो बैंक हैं दूसरे ममालिक में, वहाँ तक की कानून साजी के बाद। दूसरा ये है कि ये जो गिरफ्तार हुए हैं अफसरान, उनमें से बहुत सारे मुझे याद है आपके मतहत रहे हैं इस महकमे में, तो थोड़ा सा हमें उनके किरदार के हवाले से, जो उनका माजी में
सर्विस रिकॉर्ड है उसके हवाले से बताइएगा। देखें, ये जितने भी एडिशन डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स हैं सामने आए हैं, इनमें से मेजॉरिटी तकरीबन 90% मेरे अंडर काम कर चुके हैं। कुछ इंस्पेक्टर थे, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई डिप्टी डायरेक्टर है। और देखिए, पूरे महकमे में हर बंदे की रिप्यूट का डीजी तक सबको पता होता है। अब देखें कि अभी कुछ गिरफ्तार हुए हैं और कुछ जो हैं अभी मफरूर हैं, भागे हुए हैं, अभी वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ पहले नैब में इंक्वायरी जारी थी, ठीक है, इन्हीं अफसरान के खिलाफ वगैरह। अच्छा नहीं, शहजाद हैदर के खिलाफ नैब में चलती रही जो, और शहजाद हैदर पहली दफ़ा नहीं है, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के दामाद के घर में जाके भी रिश्वत लेते पकड़ा गया, पर्चा हुआ, शराब पे टुन था, और भी कुछ दूसरे भी हैं जो मैं मुनासिब नहीं चाहता कि जो इन पे इल्जाम रावलपिंडी वाले जो साहब थे उन पे। अच्छा, मुझे एक बड़े सीनियर ऑफिसर ने यह जिक्र किया कि जो साइबर क्राइम का ऑफिस है लाहौर गुलबर्ग के अंदर, उस ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वाले फ्लोर पर गैर अखलाकी वहाँ पे होते रहे, और खुसूसन जो ख़वातीन कंप्लेनेंट आती थी उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे तंग किया गया। हैरेसमेंट की शिकायत सामने। देखिए, ये शिकायत को पहली दफ़ा नहीं आई थी, ये मैं आपको 2015 से पहले की हैं। यानी 2015-16 में जब मैं डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम का मुझे चार्ज मिला, तो मैंने उस वक्त ये डायरेक्शन जारी की थी कि शाम को 5 बजे के बाद, ऑफिस आवर के बाद, कोई खातून ना तो कोई यानी FIA की साइबर क्राइम की, और ना ही कोई जो क्लाइंट है या अक्यूज़ है उनको आप ऑफिस के अंदर खोगा, और ताकि कोई ऐसा मौका ही ना आए, क्योंकि ये शिकायत थी। फिर ये शिकायत आई कि ये ख़वातीन को यूज़ करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसी भी कंप्लेंट मेरे पास आई कि खातून को यूज़ किया, उसकी पहले वीडियो भेजी, पिक्चर भेजी, फिर उससे पैसे डिमांड किए गए, उनको ब्लैकमेल, और उस पर भी मैंने सर्कुलर जारी किया कि भाई आइंदा इस तरह की कोई बंदा। थोड़ा सा मुझे, क्या ख़वातीन को ये खुद अरेंज करते थे या वैसे कंप्लेनेंट को ब्लैकमेल करते थे? मेरे पास रिटन कंप्लेंट आई कि ये ख़वातीन की खुद ही, इनकी जो कुछ जानने वाले थी, उनसे पहले न्यूड पिक्चर्स और वीडियोस भेजते थे। फिर जब अगला बंदा रिसीविंग एंड पे है, उसने आगे किसी को डिसमिनेट नहीं की, उसने कोई ब्लैकमेल नहीं किया, उसने सिर्फ रिसीव किया और ये जाके फौरन उसके खिलाफ कंप्लेंट ले लेते थे, और कंप्लेंट लेके उससे रिकवर करके उसको ब्लैकमेल करके उसको गिरफ्तार कर लिया, और उसको फिर पैसे मांगे और उससे फिर पैसे लिए। और ये कंप्लेंट मैं आपको पुरानी बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे भाई साहब सवाल ये है कि जब इस किस्म की हरकतें की जाती थी, और मुझे याद है आपने भी लेटर लिखा था हेडक्वार्टर को, बाकी भी कई ऑफिसर्स ने निशानदेही की हो, क्या हेडक्वार्टर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता था? और नहीं करता था तो उसकी क्या वजह थी? देखें, अगर एक बंदे का, एक डिप्टी डायरेक्टर, आज अभी मुल्तान का वो एडिशन डायरेक्टर जोन लगा हुआ है, ठीक है, इस वक्त भी है वो, अब अब्दुल गफ़ार उसका नाम है, और उसके खिलाफ पहले FIR दर्ज हुई लाहौर में कि उसने कुछ कीमती डिवाइसेज जो थी, सेंसिटिव थी, वो चोरी की। फिर उसके बाद उसको कराची भेज दिया गया। फिर वो कराची में उसने क्या लूटमार की कि उसके बाद कराची में उसके खिलाफ इंक्वायरी सिर्फ हुई और पर्चा दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुई कि उसने कोई 3-3.5 करोड़ रुपया किसी पार्टी से, मुलजम से लिया, जिनमें 1 करोड़ उसने अपनी बीवी के अकाउंट में लिया, और वो बीवी भी FIA की मुलाजिम है लाहौर में। वो ये सारा इंक्वायरी में साबित हुआ, केस दर्ज हुआ। अब देखेंगे, आप कहते हैं ना पता नहीं, हेडक्वार्टर नहीं पता, अगर इस तरह का बंदा, इस तरह का करैक्टर, जिसके खिलाफ करोड़ों रुपया रिश्वत हो, करोड़ रुपया उसकी बीवी के अकाउंट में डिजिटल उसकी एविडेंस आ गई, उसके बाद उसको बहाल करने के बाद उसको डिप्टी डायरेक्टर के बजाय उसको एडिशनल डायरेक्टर जोन का चार्ज दे दिया गया, ताकि आप पूरे रीजन में आप जो मर्जी करो। यहाँ पे मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जब इस किस्म के साबित हो गई चीज़ें, उनकी बीवियों के अकाउंट से पैसे निकल आए, सारा कुछ हुआ, तो क्या ये अकेले सारा कुछ कर रहे थे? तो क्या इनके साथ कुछ सीनियर अफसर भी मुलव्वस थे? देखें, जब आप अगर वो मुलव्वस थे तो क्या सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेरा तो नज़रिया है कि जो इंचार्ज है, जो हेड है, अगर वो ठीक होगा तो नीचे भी ठीक होगा, और अगर टॉप से नहीं, अब तने से शुरू होगा, पत्तों से नहीं आप बुराई खत्म करते ना। देखिए, इसकी पोस्टिंग इनकी कैसे हुई, ये अब देखिए, जब ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, आप उठा लें कि एडिशन डायरेक्टर हर जोन का कौन था, डिप्टी डायरेक्टर सर्कल इंचार्ज कौन था,
और हेडक्वार्टर में कौन डील कर रहा था। अब ये जो उस्मान है इसके खिलाफ खुद कंप्लेंट मेरे पास आई, मैंने 2017 में कंप्लेंट आई, जो 19 में मैंने सर्कुलर जारी किया, मैंने लेटर जारी किया इस उस्मान का। मैंने जो ये सारे माफिया का हेड था, जब ये जो इस्लामाबाद में सबको कोऑर्डिनेट कर रहा था, इसके खिलाफ मैंने लेटर लिखा। उस्मान जो इस वक्त जो इस वक्त नहीं, जो डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद पिंडी वाला, जो उस्मान असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ, जो जिसको कहते थे वो गायब हो गया था, जो गिरफ्तार हुआ अभी जेल में है, ये इसके खिलाफ मैंने 2019 में लेटर लिखा और मैं डीजी को भी लिखा। कोई ऐसा साइबर क्राइम का डायरेक्टर और एडिशन डीजी नहीं आया पिछले 10 साल में जिसको मैंने ना बताया हो इस गैंग के बारे में। और इस सारे के बावजूद जैसा अगर कोई देता है इसको सब कुछ इंपॉर्टेंट, तो फिर मैं जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि हम सिर्फ मसले के ऊपर बहस नहीं करेंगे, हम उसका हल भी कुछ पेश करने की कोशिश करेंगे। आपकी नज़र में क्या हल है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैं सबसे अहम है, मेरी लास्ट वीक भी डीजी एनसीसीआई से मुलाकात हुई और मैंने उनको बड़ा क्लियर बताया। मैंने कहा जी आपको चाहिए कि एडिशन डायरेक्टर जितने जोन्स हैं आपको ईमानदार अच्छे रेप्यूट के बंदे लेके आएँ, जो एफआईए में मिलेंगे, आपको पुलिस में भी मिलेंगे, और आप सिलेक्ट करें। अगर आप चाहती हैं कि इसको रिवैम्प करना है, इसके नए सिरे से करना है, तो आपको सबसे पहले जो इंचार्ज हैं वो लेके आएँ, और जो आपका हेडक्वार्टर में है, आपका नंबर 2 है, वो बंदा भी अच्छी रिप्यूट का हो और कॉम्पिटेंट हो, जिसको अगर किसी बंदे को देखे, 2 चीज़ें हैं, या तो बंदा करप्ट होता है और सब सिस्टम मिला होता है, या वो इनकम्पिटेंट होता है कि उसको समझ नहीं आता कि नीचे क्या हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज़ है। तो अभी जो कि आप ऐसे बंदे को सबसे पहले टॉप पे लेके आए, नंबर 2 पे लेके आए, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है। अभी इमीडिएटली चाहिए तो एफआई में ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपको ऑर्डर में लगे हैं, खुडे लाइन लगे होंगे, लेकिन नेक नीयत है, ईमानदार है, उनको लेके आए। अच्छा रिजल्ट साहब, आप बताएं कि क्या इन अफसरों से रिजाइन ले लेने से महकमा पाक हो जाएगा या महकमे करप्शन खत्म हो मुझे जाएगी? एक बात का बेहद दुख हुआ इस सारे स्कैम में, वो ये था कि 9 पहले लाहौर में और एक अबेटमेंट का 10 और 13 वहाँ, 23 लोगों में से एक शख्स के खिलाफ भी महकमे ने खुद एहतसाबी के तहत खुद नहीं इंक्वायरी की। जिस इदारे ने पकड़ा सबको पता है, उन्होंने पकड़ के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, 11 रोज से 27 रोज तक रखा। अगवा के 2 मुकदमे पिंडी में दर्ज हुए, जी जी, सारिम के और उस्मान साहब इनका बता रहे हैं, 2 मुकदमे भी दर्ज हुए अगवा के। महकमा क्यों सोया रहा? लाहौर में सिर्फ एक शख्स ने सजाए एहतियाज बुलंद की, पता है आपको? हशमत कमाल ने। हाँ। हशमत कमाल ने, अच्छा उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने कहा चार्ज छुड़वाएं इससे। लाहौर के एक अफसर का जो इंचार्ज थे, उनको न चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर सोशल, और वो ऐप जो उन्होंने बनाई थी, वो उस पर मुसलसल मैसेज देते रहे कि मैं कहीं नहीं गया, मैं इस्लामाबाद में हूँ, छुट्टी अप्लाई कर दी मुख्तलिफ हीले बहानों से। लेकिन वो कस्टडी में थे। जब वो कस्टडी से बाहर आए और उन्होंने बताया कि जी अदालत में आके कि जी ये बंदा भी जुर्मवार है, ये भी है जुर्मवार, वो सारे पकड़े गए। अब आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि जो मैंने आपसे जुमला कहा कि गोमाना ही पे वहाँ के निकाले, एफआईए में से कौन से दूध के धुले फरिश्ते थे जहाँ से आपने ये जो पूरी बात सुन लिया। हाँ, जब आपने वहाँ से ले लिए और इनको पकड़ लिया, आपने डायरेक्टर बदल दिया साइबर क्राइम का, डीजी वो क्या खुरमशाह लगा दिए। जब वो लग गए तो उसके बाद मातहत हमने जिन्होंने कहा 1 2 3 नीचे तक चेन जो है ना, उस तक मैसेज जाता है दयानतदारी का। बदयांती का मैसेज जो है वो तो कांस्टेबल बाहर हलकारा खड़ा तो उसके पास ही पहुंच जाता है। तो ये सारे के सारे लोग जो आपने बात पूछी है, सारे के सारे लोग, इनसे जबरन रिज़ाइन नहीं लेने चाहिए। रिज़ाइन के अलावा इन पे सज़ाएं इतनी सख्त होनी चाहिए। ये कानून के वो मुहाफिज थे जिनको लोगों को इंसाफ की फराहमी की जिम्मेदारी दी गई थी, ये बाकायदा जज की पोस्ट पे थे। तो इन लोगों ने अगर ये जुर्म किया है तो आम जुर्म जो पाकिस्तान में ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत है, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत है, उससे हट के इनको सज़ाएँ दी जाएँ। और ये सिर्फ एक बंदा नहीं है कसूरवार। वो जो कहते थे मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उससे पूछे तो किस बना पे कहता था भाई? वो कहता मेरे हाथ बड़े लंबे हैं। तो जो उसके पुष्टपना थे, जो उसके सहूलतकार थे, उन पे भी शिकंजा कसा जाए। अच्छा बाजवा साहब, पिछले दिनों जो यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब थे, उनकी जानब से बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे गए, और जिन लोगों को नोटिस, अच्छा कुछ लोगों को नोटिस रिटर्न में मौसूल नहीं हुआ, सिर्फ वर्बली उनको फ़ोन कॉल की गई कि आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी आप पेश हो।
जब उसके हमने हायर अप से चेक किया, जो डायरेक्टर लाहौर हैं उनसे पूछा या हेडक्वार्टर से पूछा, तो उन्होंने किसी भी किस्म की इंक्वायरी से उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं है। उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल थे। क्या ये ऑफिसर इस तरह वर्बल टेलीफोन कॉल पर नोटिस देकर लोगों को बुला सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं बुला सकते, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन देखें, जब आपका अपना डिपार्टमेंट में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो कोई और करेगा। फिर FIA नैब है, अगर FIA और नैब भी अपनी ड्यूटी नहीं करते तो फिर किसी और को करनी पड़ेगी। अगर FIA ने अपनी ड्यूटी की होती और इनको ये जरूरत ना होती कि ये करप्शन करते, तो जब कोई नहीं करेगा तो फिर कहीं ना कहीं तो और किसी को करना पड़ेगा। तो इनके साथ भी ये था कि देखिए, कोई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ना तो FIA में है और ना ही इस नई जो एजेंसी बनी इसमें थी। और इसमें तो क्योंकि पूरा एक गैंग बन गया और उसने गैंग ने पूरे के पूरे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हाईजैक कर लिया, बल्कि बनवाया उन्होंने। मैं कहूँगा हाईजैक क्या करना, बनवाने में ही सारे वो थे। अब जब इतना था, और आप देखें 10-15 साल से यही लोग थे जो इसको होल्ड किए हुए थे, और ये नए नहीं है। ये FIA में, जब FIA साइबर क्राइम था तभी भी यही इंचार्ज थे। एक आध डायरेक्टर साइबर क्राइम लग गया और नीचे सारा का सारा इनके पास था। अभी भी देखें कि ये सिलसिला ही नहीं है कि जिसको मर्जी बुलाओ, जिसको मर्जी ना करो, जिसको मर्जी। देखिए, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्टेट जो है वो हर शहरी के लिए है। वो ये नहीं है कि जिसके पास ताकत है उसकी और है और जिसके पास ताकत नहीं, हर शहरी के लिए है। और उस देखिए, अगर मैं आज मुझे कोई मेरे से फ्रॉड हो रहा है, देखिए फाइनेंशियल फ्रॉड का अगर देखें ना, पिछले 10 साल का अगर 10 साल का अगर आप चेक करते हैं ना, देखिए 10 साल में अगर आप चेक करें तो आपको फाइनेंशियल फ्रॉड में कन्विक्शन जो आपको मिलेगी नहीं। 5 साल पीछे चले जाएं तो आपको हार्डली 1% भी कन्विक्शन नहीं मिलेगी ऐसे केसों पे जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड पे दर्ज हुए हैं। और अगर आप कंप्लेंट की बात करें कि कंप्लेंट रिसीव कितनी हुई है, तो आपको 0.001% भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्लेंट अगर 100 कंप्लेंट आई है तो शायद उस पर 10 इंक्वायरी में गई हैं। 10 में से अगर कोई 2 या 3 100 में से कोई FIR में गई है, तो उसमें भी अगर ये पोजीशन है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड में आप देखें, आपको भी मैसेज आए होंगे। कोई ऐसा पाकिस्तानी शहरी नहीं मिलेगा जिसको फाइनेंशियल फ्रॉड का मैसेज ना आया। मैं उसी तरफ आपसे ये पूछना चाह रहा था। देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को टेलीफोन पे मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं। अच्छा, जो लोग ये लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं या जो कॉल्स करते हैं या मैसेज करके कोई लिंक भेजते हैं, उन लोगों को कोई गिरफ्तार नहीं करता, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चलती रहती हैं, इवन के मुकदमात भी दर्ज नहीं होते। क्या ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है कि शहरियों के ये वाले जो मसाइल हैं, क्योंकि लोगों के लिंक भेज के लोगों के बैंक अकाउंट खाली किए जा रहे हैं, फ्रॉड गैंग्स काम कर रहे हैं, जो महकमे का असल तो ये काम था। देखें, 90% से ज़्यादा, जो बल्कि 100% कहें कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड साइबर क्राइम्स के अंडर आता है, वो सारे का सारा है ही डिजिटल एविडेंस के बगैर ऐसा कोई साइबर क्राइम नहीं है। और जब डिजिटल एविडेंस है तो उसमें पूरी की पूरी चेन होती है, कहाँ किसने पैसा दिया, कहाँ गया, एंड रिजल्ट क्या आया। तो उसमें जो कन्विक्शन है वो 100% होनी चाहिए, 99 भी नहीं है। लेकिन अगर वो केस दर्ज होता है, इंक्वायरी के बाद केस दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है, तो उसमें कन्विक्शन 100% होनी चाहिए। लेकिन आप बताएं कि जी अगर जो कंप्लेंट है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो साइबर क्राइम को क्या देगा? उनको तो जेब उनकी गर्म वो करेगा जिसने फ्रॉड किया है, वो चाहे 50% दे, 30% दे, ज़्यादा दे, उनके जेब वो गर्म करेगा। आप देखें कि ये तो सिर्फ अभी तो ये सिर्फ जो वो फाइनेंशियल फ्रॉड जो पाकिस्तानी अकाउंट्स में या किसी ने एसेट बनाया है या जिसने रिश्वत दी है, जो अभी रिसेंटली चंद एक केसों में आया, आप देखें कि 40-50 करोड़ तक तो ये अभी फाइनेंशियल फ्रॉड जो रिश्वत की अमाउंट है ये जा चुकी है। अगर ये पिछले 10 साल को जाएंगे तो ये अरबों में जाएगी। इसमें आपको डिजिटल जो करेंसी है वो किसका वैलेट जो है वो खाली किया गया, इन्होंने किया मुलजमों का, मुद्दइयों का। और अगर सबसे पहले मैंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चाहिए कि वो लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए अपना इमेज बेहतर बनाए, ताकि लोग आपके पास आए, आपको बताएं कि उनके साथ क्या हुआ। जिसका डिजिटल वैलेट खाली हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, वो इस काबिल समझे कि आपके सामने आके अपने हुकूक के लिए आबाद कर सकें, उनके खौफ ख़त्म हो। अच्छा, मैं नईम साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर
इस वक्त सबसे जो अच्छा जो कारोबार चल रहा है वो वही है जो डिजिटल के ऊपर बिज़नेस किए जा रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो किसी और तरीके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। कभी हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी डिजिटल के लोगों को उनकी पेमेंट्स का इशू आता है कि उन्होंने किस तरह बाहर से मंगवानी है। दूसरी जानब इस वक्त सबसे ज़्यादा NCCI ने उनको तंग करना शुरू किया है। जो कॉल सेंटर्स हैं या और किसी किस्म का जो बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे FIA और साइबर क्राइम के लोग उन लोगों को मुख्तलिफ हीले बहानों से तंग करते हैं। इसका क्या हल है? इसको कैसे रोका जा सकता है? सब इससे कैसे जुमला मोतरज़ा, ये जो जितना स्कैम आया है ना सामने अभी, ये 23 अफराद का, इनमें से मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं मिला तमाम तर जद्दोजहद के बाद जिसमें ये पता लगा हो कि जो अमाउंट मुलजमान से ली गई किसी स्टेज पे भी वो रिकवरी मेमो में शो हुई हो, कहीं बरामदगी शो नहीं हुई उसकी अभी तक। एक बात। दूसरी बात आपने कही, उसकी मिसाल है पिंडी और इस्लामाबाद। वहाँ के कॉल सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है जब से ये कोरोना का 2021-22 से बाद। फैसलाबाद का भी एक एग्जांपल है, वहाँ फैसलाबाद भी एक आया गया था। लेकिन ये जो आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद का देखा स्कैम, उसमें आप ये देखें कि उन पे अरसा हयात किस तरह तंग किया गया। ये फ्रंट मैन एक या दो लेते हैं, मतलब एक शख्स है इमरान अजीज़, वो 109 का मुल्जिम है, बीच में अबेटमेंट में पहली FIR पिंडी की, उसमें वो मुल्जिम है FIA की अपनी FIR में, कंप्लेनेंट भी FIA का अफसर है, AD है। उस कंप्लेंट में ये लिखा है कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ को ये इत्तला दी, अरूब जतोई से फ़लाँ ने रब्ता किया, 2 कानूनदान बड़े मारूफ, वो इसमें मुल्जिम है, दर्ज नहीं है नाम, नामालूम लिखा है। एक इमरान अजीज़ मैंने आपको बता दिया, वो अबेटमेंट का मुल्जिम है। इस्लामाबाद में 2 लोग हैं, एक निजी कंपनी का मालिक है, एक उसका मैनेजर है। ये सारे लोग जो हैं, इनको FIA खुद एक बुत तराशती है और उनको भेज देती है कि तुम जो है ऑनलाइन फ्रॉड सारे पकड़ लो। अब वो फ्रॉड नहीं होते, वो पहले खुद इंस्टिगेट करते हैं कि तुम ये करो। एक जुमला लिखा है FIR में, अरूब जतोई ने बताया कि मुझे ये सहूलत फराहम की जाएगी, उसके एवज पैसे मांगे। मुल्जिमा जो है उसको मुदैया भी बना रहे हैं। अच्छा नईम साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और यहीं से हम सिलसिला शुरू करेंगे गुफ्तगू का। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जो सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने ये आज ही अपने सोशल मीडिया पे उठाया है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, उस पर भी बात करते हैं। आते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे NCCI के किरदार पर और जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उस पर हम बात कर रहे थे। एक इशू और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आजकल जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट वीज़े मिलते हैं किसी दूसरे ममालिक के अंदर, वो नौजवान वीज़े हासिल करते हैं, प्रोटेक्टर ऑफिस से स्टैंप करवाते हैं। ये बड़ा एक हैक्टिक प्रोसेस है जो वो कंप्लीट करते हैं। जब वो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उनको फ़्लाइट नहीं करने दिया जाता, उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। उनके जो पासपोर्ट्स हैं उनके ऊपर ऑफलोड की मोहरें लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी सारी तगोदा उनका वक्त ज़ाया होता है बल्कि उनका लाखों रुपए का उन नौजवानों का नुकसान भी हो रहा है। और पाकिस्तान से जो बाहर जाके ज़र्र मुबादला कमा सकते हैं लोग, उन लोगों को जाने से रोका जा रहा है। इस हवाले से आज सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने एक ट्वीट किया और मैं इसी हवाले से जानना चाहूँगा कि बाजवा साहब ये क्या है इशू और इसकी क्या कानूनी तौर पर कोई जवाज़ है इस बात का कि ये लोगों को इस तरह रोक पाए FIA? देखिए बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसी लीगल अथॉरिटी नहीं है कि बिला वजह आप किसी को रोक दें। और अगर जब एक स्टेट का एक अदारा है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है, जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्रीज़ है, उसके अंडर है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट। जब एक बंदा बाहर से कोई एजेंसी वीज़ा लेके आती है किसी मुल्क से, तो वो मुल्क से वीज़ा लेने के बाद वो ओवरसीज़ जो हमारी मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद उसके इंडिविजुअल का प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट होता है कि ये वहाँ जा सकता है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है। और प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट होने के बाद अगर फिर उसको रोकने का कोई जवाब नहीं होता। पहले तो था कि प्रोफाइलिंग करते थे कि उस आड़ में कि जिसको अब देखें ना, डिस्क्रिशनरी पावर बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको नेक नीति से इस्तेमाल किया जाए।
अगर डिस्क्रिशनरी पावर को बदनीति से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर उस मुल्क के अवाम जो है वो उनका हाल बुरा हो जाता है। और यही एग्जैक्टली पिछले कोई 1 साल से हो रहा है कि जब कश्तियाँ डूबी तो उसके बाद काफ़ी लोगों की जॉब गई, किसको सस्पेंड किया, किसको डिसमिस किया। उसके बाद वो एक रिजेंटमेंट भी थी और उस गवर्नमेंट की उसका पॉलिसी को नाकाम बनाने का भी था कि उसमें हर जिसको चाहा उसको ऑफलोड करना शुरू कर दिया और प्रोफाइलिंग इतनी टाइट कर दी कि बिला वजह लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। बाजवा साहब, ये इनको क्या कहीं से कोई खुफिया इतला मिलती है कि जो लोग नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं वो आगे जाकर डंकी लगाएंगे, कश्तियों में बैठेंगे तो किसी और मुल्क की तरफ जाएंगे? देखें, एक वीज़ा वैसे है तो उसकी आप और देखेंगे कि अच्छा भाई वो किस काम के लिए जा रहा है, जेन्युइन विजिट के लिए जा रहा है या किसी और काम के लिए जा रहा है। लेकिन अगर एक बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा उसका लगा हुआ है और पाकिस्तान का एक अथॉरिटी है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट, अगर वो उसको ऑथराइज कर रहे हैं, उसको स्टैंप कर रहे हैं, उसको लेटर जारी कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको ऑफलोड करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। और उसमें जो मुझे पता चला है वो कहते हैं कि जी ये पहली दफ़ा जो बंदा जा रहा है उसको नहीं जाने देना, ठीक है। अच्छा, पहली दफ़ा अगर आप इसको जाने नहीं देना जा रहे तो इसका मतलब है कि कोई नया पाकिस्तानी जो है मुल्क से बाहर नहीं जा सकेगा, कोई बाहर जाके जॉब नहीं कर सकेगा, जो वहाँ ऑलरेडी हैं सिर्फ वही रहेंगे। क्या ये पॉलिसी जो है ऐसी होगी? अच्छा, इन नौजवानों के पास कानूनी रास्ता कौन सा है कि कैसे वो फिर उस वीज़े पे बाहर जा पाएंगे? देखिए, वो कानूनी जा रहे हैं, कानून में नहीं, जब उनको गैर कानूनी तौर पर एक महकमे ने रोक दिया, अब वो किस फोरम को इस्तेमाल करें? क्या अदालत में जाएंगे या FIA के हाई अप्स के पास जाएंगे? देखिए, वो तो जब एक पॉलिसी बना के लोगों को रोक रहे हैं तो उसके बाद तो फिर सिवाय उनके पास कि वो कोई हाई कोर्ट में जाएं और रिट करें, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और ये मेरा है कि देखें, ये DGFI को चाहिए इसमें नज़रसानी करें, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ है वो बैठे, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। अच्छा नईम साहब, आपने ना बड़ी देर FIA को डील करते रहे, क्या माजी में कभी ऐसी एग्जाम्पल देखने में आई है कि जो लीगल तरीके से लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या टूरिज्म के लिए, क्या इस तरह रोका गया हो? आज तक ऐसी मिसाल नहीं देखने में नहीं आई, सुनने में नहीं आई। लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है, मेरा ख्याल है कि हमारी हालत जो है ना वो उस ऊँट जैसी है जिसकी कोई कलब सीधी है ही नहीं। आप ये देख लें कि अभी एक नौजवान ने मुझे बताया, 3 रोज़ पहले की बात है, वो शाज़ेम नौजवान ये कहता है कि जी मैं ट्रैवलिंग एजेंट हूँ, बाहर बंदे भेजता हूँ, लाइसेंस है कनाडा का मेरे पास, और मेरे दफ्तर में मेरे मुखालफिन ने बंदे भेज दिए, FIA को मुझे पकड़ लिया और मैंने जो है वो मुझे बिठाए रखा। रात को एक DG ने फ़ोन किया तो मुझे छोड़ा उन्होंने सुबह, तो मैंने दरख्वास्त दी DG को कि मेरे इन बंदों ने मुझे उठाया था, इनके खिलाफ इंक्वायरी लगाएं। अब आप बदकिस्मती देखें, आज उसको नोटिस मिला, आज ही जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसको नोटिस मिला कि तुम इंक्वायरी में पेश हो, तुमने जो दरखास्त दी इंक्वायरी में पेश हो। किसके सामने? जिसने रेड किया था, जिस शख्स ने रेड किया, सब इंस्पेक्टर ने FIA के, उसी के सामने आप इंक्वायरी में पेश हो। तो उसने एक डायरेक्टर साहब को कहा कि डायरेक्टर साहब मैं तो उसका मुद्दई हूं, कंप्लेनेंट हूं मैं, और मेरे ही घर पे उसी ने रेड किया, मेरे दफ्तर पे। तो उसने कहा भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो रूटीन में इंक्वायरी उसके पास चली गई होगी। उसने कहा आप अंधे हैं या मैं को खाना बह रहा हूं, क्या हुआ? अब अंदाज़ा ये लगाएं कि ये इस तरह की मिसालें आपने 23 अफराद का ये देख लिया कि पिन्हा था दाम सख्त, करीब आशियान के, उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। अभी तो NCCI की उम्र 6 माह भी नहीं थी तो पकड़े गए। क्यों पकड़े गए? कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि लाहौर में बैठ के ज़बानी कलामी आप जद्दे के और UAE के बैंक्स में अकाउंट्स मुंजमद करें और पैसे निकलवा लें। एक दौर में बैंक फ्रॉड था बहुत बड़ा, जिसमें एक शख्स को ना हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल के एक ATM में ले गए और वहां से रकम सिंध की निकलवा ली। तो वो स्कैम बन गया, बहुत बड़ा स्कैम। तो इन्होंने तो गन पॉइंट पे उनके बाहर से रकूम निकलवाई। ये कभी सुना था किसी ने? अच्छा बाजवा साहब, जब FIA में ये लोग तैनात थे उस वक़्त इनके खिलाफ कंप्लेंट्स आई, इनके खिलाफ कई इंक्वायरियाँ भी उस वक़्त हुई होंगी, तो उस वक़्त भी इनका किरदार यही था
जो इस वक्त NCCA में है? देखिए, मैं एक सवाल पहले भी जो था, ये इमिग्रांट का वीज़ा रोकने का, उनको ऑफलोड करने का, तो पहले क्या FIA ने कोई ऐसी रिसर्च की कि इतने लोग जो गए उनमें से इतने लोग जो थे एम्प्लॉयमेंट पे जाके और वो आगे चले गए, पकड़े गए या डिपोर्ट हुए? अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस बेस पे? नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब ये लोग, ये चौधरी सरफराज वगैरह FIA में जब ये करप्शन करते थे या वहाँ पे इनके खिलाफ शिकायत या इंक्वायरीज थी, तो उस वक़्त भी आपको जब मतहत भी रहे हैं कुछ लोग, क्या इन लोगों का यही किरदार था? इसी तरह लोगों से करोड़ों रुपए लूटते रहे हैं उस वक़्त? देखिए, मैं तो 2016-17 से तो देख रहा हूँ कि ये जो गैंग बना हुआ था ये कैसे काम कर रहा था, और यानी उस 8-9-10 साल से यानी ये गैंग मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसे ऑपरेट कर रहा था, ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहा था और पूरे पाकिस्तान में कर रहा था। एक बंदा इनका परमानेंटली DG के साथ, जो उसने डायरेक्टर साइबर क्राइम था, फिर एडिशनल DG साइबर क्राइम बन गए, तो एक बंदा उनके साथ अटैच रहा जिसने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली, उसने पूरे मुल्क से पोस्टिंग ट्रांसफ़र, कोई कंप्लेंट आ गई उसने वो हैंडल करनी है, और बाकी के सारे जो थे वो नीचे आते थे। अगर कंप्लेंट आई, अभी भी देखें, ये जो मुल्तान का एडिशनल डायरेक्टर है उसके खिलाफ करोड़ों रुपए की रिश्वत के इल्ज़ाम आए, फिर किसके पास गई? उसी उस्मान के पास। अच्छा, उसमें यही जिसके जो अभी गिरफ्तार हुआ है। तो इंक्वायरी जैसे अभी जो नईम साहब बता रहे थे कि अगर कोई कंप्लेंट करता है तो वो भी इसी गैंग के पास जाती थी, और वही जो था उसके था। अच्छा बाजवा साहब, आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की उस वक्त कि जब आपके जो हेडक्वार्टर था, क्या उसमें आपने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स तहरीरी तौर पर भिजवाई थी? देखिए, मेरा तो इससे रहा है चोली दामन का साथ कि मैं आया तो मेरी तो 2-2 हफ्ते बाद भी ट्रांसफ़र हो गई है कि मैंने जैसे ही काम शुरू किया और साथ ही साथ मुझे फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये बाजवा साहब इसमें कोई चीज़ जो है ना उस तरह बता नहीं रहे, मैं आपको बताता हूँ कि बाजवा साहब ने इन लोगों के खिलाफ एक लेटर लिखा हेडक्वार्टर को और इनकी तमाम करतूतें बताई। ये लोग इतने ताकतवर थे और इनके इतने ज़्यादा लंबे हाथ थे कि डिप्टी डायरेक्टर सजाद मुस्तफा बाजवा साहब को तब्दील कर दिया गया वहाँ से, और ये वहीं के वहीं थे, और उसके बाद इन लोगों को साइबर क्राइम में भिजवा दिया गया। बहरहाल इसके बाद हम अगला एक टॉपिक है, हम उस पर बात करते हैं। देखें, जो इस वक्त आइनी तरमीम के बाद, 27वीं आइनी तरमीम के बाद आप देखें कि इस वक्त जजों की तरफ से रेजिग्नेशंस का एक सिलसिला शुरू हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने रिज़ाइन किया, जस्टिस अतर मीनल्ला उन्होंने रिज़ाइन किया, और उनके रिज़ाइन आज सदर मुमलकत ने मंजूर कर लिए हैं। इसके अलावा जो आइनी कोर्ट बनाई गई है उसके जो सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने आज हलफ भी उठाया है। शायद आप क्या समझते हैं, ये 27वीं आइनी तरमीम, ये जजेस के अंदर इतना इज़्तिराब क्यों पाया जा रहा है इस तरमीम के हवाले से? तो सब बदकिस्मती है कि जब जुडिशल एक्टिविज्म शुरू हुआ था और इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चली थी, ये शॉर्ट कमेंट है, हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, सिर्फ एक जुमला है, उस वक्त से लेके आज तक ये जुडिशल एक्टिविज्म ने हमारा नुकसान ज़्यादा किया है, फ़ायदा कम किया। पूरी तारीख गवाह है इफ्तिखार चौधरी से आज तक की। देखें, जजेस भी ब्रैकेट हो गए हैं माजरत के साथ। अगर तौहीन अदालत का ख़तरा ना हो तो मैं और खुले अल्फाज में कह सकता हूँ, पांच जजेस हमारे ऐसे हैं जो ब्रैकेट हैं। लेफ़्ट और राइट की जंग रशिया और उसकी थी, वो अलग है, उस जैसी एक जंग है लेकिन खामोश जंग है कि लेफ़्ट और राइट के जजेज हैं, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। जब ये इक़्तिदार में आएगा, इसका रिज्यूम होगा तो ये करेंगे, ये करेंगे। अगर जजेस दोनों जिनके आपने नाम लिए, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अगर उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को बाला करने के लिए दिया है अच्छा, बालादस्ती के लिए, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? फिर उनको ये चाहिए था कि अपने रिज़ाइन में तावीलात देने की बजाय वो ये लिखते कि जो रिटायरमेंट के बाद, इस्तीफ़े के बाद हमारे सहूलियात हैं, हमें जो मराआत मिली हैं उनको विड्रा करते हैं। हाँ, नहीं, हम दस्तबरदार हो रहे हैं उससे। अच्छा, मैं इसी पे बाजवा साहब, ऐसा क्या आप समझते हैं कि इनके इस्तीफ़ों से जुडिशरी के अंदर कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, मैं 35 साल हो गए हैं जुडिशरी को डील करते हुए, ज़ाती केस भी पर प्रोसिक्यूटर भी। मेरा अपना केस 5 साल से हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ा है।
और उसकी अभी तक बारी नहीं आ रही। जब भी देखते हैं तो सियासी और जो अशराफिया के केस हैं उस पर सारा सारा दिन फुल बेंच फुल कोर्ट बैठी होती है और डिस्कसकारी होती है। और आम आदमी, और मैं आपको बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, पिछले हफ्ते गया, और वहाँ एक बड़े आम ओहदेदार जो सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने कहा आप 5 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ 20-20 साल से लोगों की बारी नहीं आई। जिनके डेथ सेल में लोगों के 5-5, 10-10 साल से ऐसे केसेस हैं जो डेथ सेल में हैं, 6x6 के जो बॉक्स में पड़े होते हैं, जिनको ना मौत का पता है कि उनकी सजाए मौत मिलनी है, ना उनको पता उन्हें बरी होना है। अच्छा, आखिरी कमेंट और कर दे, क्या आप तवक्को करते हैं कि मजीद इस्तीफे आएंगे? देखिए, मैं इस्तीफों का तो मुझे नहीं लगता कि अभी मजीद आए, या हो सकता है 2-4 आ भी सकते हैं, लेकिन आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। आम आदमी को सफ़र नहीं करना चाहिए। कुछ आम आदमी के केस सुने, अशराफिया के केसों की बजाय आम आदमी के केसेस सुने, जो बेचारे रो रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे स्पेशली सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्टों में तो फिर भी कुछ ना कुछ सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में तो केस लगवाना ही एक अजाब है। और उस केस लगाने की आज तक मुझे तो, मेरा ज़ाती केस ना होता शायद मुझे भी ये पता ना लगता कि वहाँ पे इतना मुश्किल काम है कि साल हर साल गुजर जाएंगे और आपका बेंच नहीं बनेगा, आपका केस नहीं होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पिछले का भी और मौजूदा भी, इन दोनों का जॉइंट ऑर्डर था कि 2022 में इसको फिक्स किया जाए। सितंबर में 22 भी गया, 23 भी गया, 24 भी गया और 25 आ रहा है, और अभी तक एक सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस के ऑर्डर। वैसा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज हमने 2 टॉपिक्स के ऊपर बात की, एक साइबर क्राइम और दूसरा जुडिशरी के हवाले से। हमने कोशिश की कि जो साइबर क्राइम का महकमा है उसके हवाले से कोई ना कोई ऐसा सलूशन भी हम सामने लेके आएँ। उसमें बाजवा दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का ये कहना है कि इस महकमे के अंदर कम्पिटेंट और ईमानदार अफसरों की तैनाती से बेहतरी आ सकती है। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मज़ीद टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।